सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, सभी को नमस्कार। सर, जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में कई बार ऐसा होता है कि हमें यही नहीं समझ में आता कि कहीं हम तनाव से ग्रसित हैं या नहीं हैं, डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज के परिप्रेक्ष्य में एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को आप किस तरह परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, आज के समय में जब आज के परिप्रेक्ष्य में या परिवेश में बात करेंगे तो वो ठीक से नींद लेता हो, कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाता हो, उसको जो भी काम दिया गया हो उसमें पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता जो उसका होना चाहिए, उसका आउटपुट भी उसको मिल रहा हो, उसका जो संतुलन है दिमाग का, शरीर का, वो सही तरीके से बैलेंस्ड हो। मतलब अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में एक प्रॉपर एडजस्टमेंट बना करके, ठीक, थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी है, पॉजिटिव स्ट्रेस जरूरी है, बट वो अत्यधिक ना हो, उसके काम में बाधा ना उत्पन्न होता हो, उसके प्रोफेशन जो जिसमें काम करते हैं वहाँ पे उनको किसी तरह की समस्या ना आती हो, सोसाइटी के साथ एक प्रॉपर एडजस्टमेंट बना के चल रहे हो। तो अगर जो अपना पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में बेहतर तरीके से अपना पूरा योगदान और सहभागिता निभा पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ है। जी। सर, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े श्रोताओं के भी कई प्रश्न हैं, तो ये पहली कॉल लेते हैं हम। जी, हेलो, कार्यक्रम है आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? हम दिलवर कुमार बोल रहे हैं, भागलपुर, बिहार से। जी दिलवर कुमार जी, आज हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव हैं। जी बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एक जानकारी चाहिए। जी बताएं। शरीर में जो टेंशन हो जाता है सर, वो पता नहीं सर किस तरह से ऑटोमेटिक सर सस्पिशन सी होने लगती है सर। अच्छा, किसी और का सुनते हैं कि उसको ये बीमारी? जी, हमें ही को सर कभी कभी ऐसा कुछ ड्यूटी के समय में जो कुछ टेंशन होता है, घर का टेंशन, या कैसे मन व्याकुल सी होने लगती है सर। ऐसा कुछ ऐसा है जो कुछ इसके लिए कुछ सुधार या कोई उपचार है तो बताइए सर। देखिए, पहली बात ये कि आपकी उम्र कितनी है वैसे? 31 है सर। अरे, आप तो बहुत जवान है ना। देखिए, दो बातें हैं। कोई टेंशन होती है तो टेंशन को जितना अटेंशन देंगे वो फिर और बढ़ती चली जाएगी। भगवान ने आपको एक दिया है बुद्धि और विवेक, इस दोनों का आप इस्तेमाल करिए। और अगर जो आपको लगता है कि कोई बात ऐसी अनावश्यक है, पहली बात तो आप गूगल मत करिएगा। फोन पे जो आजकल बीमारी ढूंढने का चलन है ना, कि लोगों का सुन करके फिर वो गूगल करने लग जाते हैं, तो गूगल तो एल्गोरिदम पे चलता है, वो एक मशीन है, वो तो कुछ भी आपको दे देगा ढूंढ करके और आप परेशान हो जाएंगे। बात सर, घर का या कोई बात, अगर कोई अगर ऐसा बात बोलता है तो उससे सर ऐसा कुछ बात अगर हो जाता है उससे रियल में कि आप क्या किया जाए, क्या समस्या कैसे निदान हो जाएगा? ऐसा मैंने आपको बोला ना, आपके पास बुद्धि और विवेक दोनों दिया भगवान ने, उसका आप देखिए कि उसका हल क्या हो सकता है। हर समस्या का ना कम से कम मिनिमम 3 हल आप ढूंढिए कि क्या हो सकता है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां, आप 31 साल के हो गए तो जूझते आए होंगे, तो आपके पास एक जीवन का एक अच्छा खासा अनुभव भी है कि नहीं? और आप शादीशुदा हैं? जी जी बिल्कुल। बच्चे भी हैं आपके? जी जी जी। हाँ, तो आप अपने वाइफ से एक अच्छा एक एडजस्टमेंट बना के रखिए, एक समझदारी के साथ रहिए, उनसे कुछ साझा कर सकते हैं तो साझा करिए, बच्चों के साथ वक्त बिताइए, नशा से दूर रहिए। वो सब नहीं करते सर। जी, बहुत बढ़िया है। और काउंसलिंग लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बेहतर चीज आपके लिए क्या होगी? काउंसलिंग होगी। अगर जो आप आसपास में कहीं ले सकते हैं तो आप वहाँ काउंसलिंग लीजिए। ऐसे में एक चीज काम करती है, काउंसलिंग ज्यादा बेहतर। सर, क्या बता, घर का कोई जैसे कोई बात अगर बोलता है, वो बात टाइम में अगर वो चीज जो हम चाहते हैं वो चीज अगर नहीं होता है तो और टेंशन जो हो जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, 800 करोड़ की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, सबके हिसाब से होगा तो ये दुनिया चलेगी क्या? नहीं। हाँ, कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, कुछ सामने वाले के हिसाब से होना चाहिए, वरना सबके हिसाब से होने लगेगा ना तो सोचिए, पता नहीं कौन क्या आपके लिए सोच रहा हो सकता है कोई नेगेटिव आपके लिए सोच रहा हो, है ना। तो उसका अगर जो हो जाएगा इच्छा पूरी, तो एक चीज याद रखिएगा, इंसान होने के नाते हम डिमांड नहीं कर सकते, हम इच्छा रख सकते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए। ये हम चाहिए वाला दिमाग और अपनी जिंदगी से बात हटा देंगे। हाँ, ऐसा मेरी इच्छा है कि ऐसा हो जाए। जब इच्छा रखेंगे तो दिमाग का, आपके मन का संतुलन बना रहेगा, है ना। तो क्या बात याद रखेंगे, इंसान होने के नाते इच्छा रख सकते हैं, डिमांड
नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड करेंगे तो आप रिजिड हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, और आपकी सिचुएशन भी कड़क होती है, आप भी कड़क होते हैं, दोनों टकराएंगे तो टूटेंगे। और हालात और इंसान में कमजोर कौन होता है? हाँ, कभी कभी मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। तो धैर्य से काम लेना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, और अब खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो जो आप उसका जानकार है, जो उसका विशेषज्ञ है, उससे आप जरूर मदद लीजिए, है ना। और अपने पत्नी को भी शामिल करिए अपने जीवन में, उनको भी तवज्जो दीजिए, उनसे भी कुछ आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है आपको काउंसलिंग लेना, ठीक है ना। ये थोड़े समय में ये सारी बातों का समाधान नहीं निकल सकता। अब नियमित रूप से हफ्ते में एक बार काउंसलर को मिलिए, वो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे कि जीवन में कैसे एडजस्टमेंट बनाए, संतुलन बना कर रखे, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। जी, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, और एक है ना, हम कह सकते हैं कि एक बड़ी थिन लाइन होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो विचार कब सकारात्मक से नेगेटिव होते जा रहे हैं, यानी नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपनी सोच पे थोड़ा समझदारी के साथ फोकस करना चाहिए। जी। दुनिया में बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोसी में, आपके जहाँ पे काम करते हैं वहां पर, आपके जीवन में। जी। तो होता है कि आप बहुत सकारात्मक हैं, लेकिन चीजों को देख करके अचानक से आप नकारात्मक हो जा रहे हैं। तो मैंने एक बात कही थी कि जो भी आप देख रहे हैं वो पूर्ण रूप से सच नहीं है, वो सिर्फ आपका एक विचार है। जो आप देख पा रहे हैं उतना ही समझ पा रहे हैं, है ना। जी। तो उसके पीछे तथ्य देखिए, किस बिना पे या किस सबूत के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये चीज सच है या ऐसे ही है। उसमें एक तथ्य ढूंढिए, किस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा। लोग ना सोच के आधार पे ही तो ज्यादातर बीमार हो जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें सोचने लग जा रहे हैं जो उनके लिए वो ठीक नहीं है। तो एक सवाल खुद से पूछ सकते हैं कि क्या ये सोच मुझे ठीक होने में मदद कर रहा है? क्या ये मेरा व्यवहार मुझे ठीक होने में मदद कर रहा है? क्या ये व्यवहार या सोच मुझे, जो भी आपका गोल है, उसको पाने में मदद कर रहा है? कर रहा है तो सोचिए, नहीं कर रहा है तो उसको आगे पोस्टपोन कर दीजिए कि चलो उसको बाद में देखेंगे, अभी जो हमारा काम है उसको करते हैं। ये बहुत ही कारगर तकनीक है, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। जी। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम में आपकी कॉल लगी है, किससे बात हो रही है हमारी? बहादुर शर्मा, ग्राम सुरई। नमस्ते, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, बताएं, मैं डॉक्टर लक्ष्मण बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार साहब। सर, जिसे सोचने की आदत होती है, दिमागी मतलब सोच बहुत ज्यादा होता है, क्या प्रॉब्लम होती है? टेंशन ज्यादा होता है दोनों चीज को लेके। जी, ये तनाव की एक समस्या हो सकती है। क्या घबराहट, बेचैनी भी होती है? नहीं, घबराहट नहीं होती है, कमजोरी होती है। अच्छा, जब बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तो कमजोरी जैसा लगता है? क्या सुबह उठ के भारीपन लगता है? काम में मन नहीं लगता है? नहीं, काम में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है। और आप हमेशा उदासी बनी रहती है आपको? हाँ, सोचते। हाँ, लगातार एक ही विचार या अलग अलग विचारों को लेकर के परेशान रहते हैं? हाँ, कि सोचते कि ये क्या है, कैसे करे या कैसे न करे। और आपको किसी भी उसमें रुचि नहीं आती, जैसे संगीत सुनना या किसी काम में रुचि ना हो, एक अरुचि बन गई हो? नींद ठीक से आती है आपको? हाँ, नींद सर काफी है। और ये कितने दिन से हो रहा है आपको? सर यार, जैसे सोचते हैं जो भी काम करते हैं तो सोचते हैं कि ये कैसे होगा, हमसे नहीं होगा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है बहादुर जी? 42 साल। हाँ, 42 साल से। देखिए, एक होता है सच्चाई, एक होता है सच, एक होता है विचार। अभी क्या है ना कि आपको विचार आते हैं, बट ये सच नहीं है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है ना। आप सिर्फ सोच लेते हैं कि ये चीज ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा, और आप पीछे जाकर के जब आप अपने पास्ट में देखेंगे, भूतकाल में, तो ऐसे बहुत सारे काम आपने सोचे होंगे और कर डाले होंगे, है कि नहीं। तो ऐसे में मैं आपसे एक राय दूंगा कि आप जो मनोचिकित्सक होते हैं या जो परामर्शदाता होते हैं, काउंसलर या जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप जो भी आपके आसपास में उपलब्ध हों, या बनारस में आप अगर जो आ सकते हैं, या जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, तो आप जरूर काउंसलिंग करवाएं, है ना। हाँ सर, हमारे मैडम भी बहुत ज्यादा सोचती है, और सोचती है तो उसका दिमाग फटने लगता है। ये बहुत ज्यादा तनाव लेने से होता है, बट सोचने से अगर जो चीजें ठीक हो जाती तो हर इंसान को सोचना चाहिए। चिंतन करिए, चिंता मत करिए, सोचिए, सकारात्मक सोचिए, है कि नहीं। किसी बात को लेकर के अगर जो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आपके घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, या कोई भी जो उस चीज का विशेषज्ञ हो, या आपको लगता है कि इनसे कहना बेहतर होगा, तो उनसे अपनी बात जाके साझा करिए, उनसे सलाह लीजिए। सोच करके तो सिर्फ आपका तनाव बढ़ेगा, आपका मानसिक विकार बढ़ेगा, समस्या होगी, नींद नहीं आएगी, बेचैनी बनी रहेगी, कभी कभी भूख नहीं लगेगी, पेट में गैस ज्यादा बनेगा। आप उनको बोलिए कि रोज व्यायाम करें,
अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, लंबी गहरी सांस लें, और ये सब तो अपनी जगह है। आप नींद बेहतर लें और मनोचिकित्सक को जरूर मिलें। आप पानी ज्यादा पिएं और व्यायाम करें और पूर्ण रूप से सही आहार लें, पूरी नींद लें, ठीक है जी, और लोगों के बीच में रहें। हाँ सर, ठीक है बहादुर जी, नमस्कार। हेलो, नमस्ते, कार्यक्रम है आरोग्यम। शैलेंद्र श्रीवास्तव बोल रहे हैं भदोही से मैडम। जी बताएं श्रीवास्तव साहब। अभी प्रॉब्लम यह है डॉक्टर साहब कि सोते समय दाहिने पैर में अजीब तरह की सनसनाहट होती है और नींद में प्रॉब्लम आती है। जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र है सर 56। एक पैर में सनसनाहट होती है, दोनों में होती है? सिर्फ दाहिने में, राइट जो दाहिना पैर उसमें बाएं नहीं होती जी। अजीब तरह की सनसनाहट होगी सोते समय, करीब आधे घंटे तक रहती है। उसके बाद जब नींद आ जाएगी तो अपने आप फिर वो मॉडिफाई हो जाता है। अच्छा, ठीक हो जाता है वो, है ना जी। तो आप किसी नजदीकी सलाहकार से मिले, किसी मनोचिकित्सक या किसी भी विशेषज्ञ से मिले, किसी डॉक्टर साहब से मिले आप या डॉक्टर मैडम से? नहीं, किसी से मिले नहीं डॉक्टर साहब, मिले नहीं। एक बार आप दिखा लीजिए, एक बार रूल आउट करा लीजिए। अगर जो आपका सारे टेस्ट और रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं तो आपको काउंसलिंग थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है जी, है ना। तो कभी कभार होता है अजीब तरह की सनसनाहट पैर में केवल। जी, क्या बहुत ज्यादा सोचते हैं आप चीजों को लेकर के? थिंकिंग से है सर, टेंशन है। हाँ, एक होता है नॉर्मल सोचना, एक अत्यधिक सोचना, ये जानते हुए कि ये मतलब का नहीं है फिर भी बेमतलब का ज्यादा से ज्यादा सोचना, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ सर, होता है सर। जी, तो आपको ऐसा करना है कि आप अपनी काउंसलिंग कराएं और एक बार किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, चाहे आप न्यूरो के डॉक्टर से मिल सकते हैं, मेडिसिन के डॉक्टर से, जो भी आपके आसपास उपलब्ध हैं डॉक्टर साहब बेहतर जो हों, उनसे आप जाइए, एक बार मिलिए। अगर जो रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आती है तो समझ लीजिए कि वो तनाव की वजह से हो सकता है। उसको हम कभी कभी साइकोसोमेटिक कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं मनोदैहिक। मन से शरीर में आ जाती है बीमारियां, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, पर उसका कोई रियल कॉज नहीं होता है। आप टेस्ट कराएंगे, नॉर्मल आएगा। अगर जो टेस्ट करा रहे हैं सब कुछ ठीक आ रहा है तो मतलब कि आपको मन की समस्या है। आपको शरीर में महसूस होगा, शरीर में दर्द बने रहना, बहुत सर में दर्द होना, पैरों में कमजोरी होना, गर्म ठंडा लगना, कमजोरी, दर्द ये सब नहीं रहता है, सब नहीं। जी, तो आप एक बार मिलें, एक बार वहाँ, क्योंकि यहाँ से देख के तो बात करके तो बताना मुश्किल होगा। वो सामने जो डॉक्टर साहब देखेंगे, जो बेहतर होगा करेंगे। रिपोर्ट नॉर्मल आएगा तो आप मनोचिकित्सक से मिलिए, काउंसलिंग करवाइए, ठीक है जी। तनाव कम लीजिए और चाहे तो आप मनोचिकित्सक को मिल सकते हैं जब आप सब कुछ ठीक रहता है तो उसके बाद। हाँ, धन्यवाद। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, कार्यक्रम है आरोग्य। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं चंदौली जिले से काटा से ईश्वर चंद्र मौर्य बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि एक मेरे भाई साहब हैं जिनकी उम्र लगभग 37-38 के आसपास होगी जी, और ड्रिंक करता है, थोड़ा ज्यादा ड्रिंक वगैरह कर लेता है। तो मतलब जब ड्रिंक कर लेता है तो उसकी जितनी भी टोटल हरकत होती है वो एक पागलों जैसी हो जाती है, जैसे सामान को तोड़ना फोड़ना, पतंग बतियाना, और जब थोड़ा कम रहता है तो मतलब नॉर्मल टाइप का रहता है। तो सर इसको क्या माना जाएगा, मतलब एक पागलपन माना जाएगा या क्या माना जाएगा? देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना तो ठीक नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, ये एक अल्कोहल की समस्या है ना। ये जब किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे तो दिमाग से वैसे ही कंट्रोल खो जाता है, तो इंसान को ये समझ ही नहीं आता आदमी को कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो ऐसे में उनका क्रोधित होना, आवेग में आ जाना, लड़ाई करना, तोड़फोड़ करना बड़ा स्वाभाविक है। तो ये पूर्ण रूप से इसको काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसके लिए अगर जो वो रेगुलर ड्रिंकर हैं, लगातार सेवन कर रहे हैं, तो डी एडिक्शन सेंटर में नशे का प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग दवाइयों के साथ ठीक कर दिया जाता है। आप चाहें तो आकर के बनारस में आपके पास भी कोई जो भी मनोचिकित्सक, जो साइकाट्रिस्ट होते हैं, न्यूरो साइकाट्रिस्ट होते हैं, उनसे आप जरूर मिलिए। इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ठीक भी हो जाता है आदमी। कहीं भी जो मेंटल उसका स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य के जो इलाज जहाँ पे होता होगा, नशा मुक्ति केंद्र है ना, जिसको हम डी एडिक्शन सेंटर कहते हैं, तो नशा मुक्ति केंद्र में भी लेकर के जा सकते हैं आप। BHU है तो आप दिखा सकते हैं जी। एक बार डॉक्टर साहब, इसको नशा मुक्ति केंद्र में हम लोग भर्ती करवाए थे आज के 4-5 साल पहले। तो 3 महीने लगभग वो रहा, आया तो लगभग 1 साल तक, 9 महीने तक एकदम कंप्लीट सही था जी। लेकिन फिर 9 महीने बाद वही प्रक्रिया जी, इसीलिए एकदम बहुत ज्यादा जी, इसीलिए कहते हैं ना कि जब वो डी एडिक्शन सेंटर से आए, मतलब जब नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आए, तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करवाते रहिए, ताकि वो एक संयमित व्यवहार करें, नशा से दूर रहें, उनको समझ आए कि जीवन ज्यादा
महत्वपूर्ण है, नशा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उनका प्रॉपर काउंसलिंग भी कराइए दवाइयों के साथ साथ, और डॉक्टर साहब ने जितने दिन की दवा लिखी है, जो डोज लिखा है, वो आप प्रॉपर देते रहिए, पूर्ण रूप से उस पर ध्यान रखिए। सिर्फ आ जाना और जाके भर्ती करा के फिर वापस ले आना तक हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे में पूर्ण जीवन काल तक उनका ध्यान रखना जरूरी होता है जी। आपके आसपास कोई सरकारी संस्था हो जो नशा मुक्ति केंद्र हो, वहाँ दिखा सकते हैं। रांची में CIP है, वहाँ भी आप जाके दिखा सकते हैं अगर जो आप जाने के आप सक्षम हैं वहाँ तक जाने में, तो बनारस में भी दिखा सकते हैं। ठीक है जी, जी जी, बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। हेलो, कार्यक्रम है आरोग्यम, किससे बात हो रही है हमारी? जी, बनारस कोटवा गढ़ी से आलमगीर अंसारी बोल रहा हूँ मैं। जी अंसारी जी, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव। मैम, हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये मानसिक स्वास्थ्य जो होता है ये कैसे शुरू होता है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मण बात कर रहा हूँ। बहुत ही सही प्रश्न है आपका, क्योंकि आम जन तक ये बात मालूम नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता कैसे है। तो देखिए, जब हम मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की बात होती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, कई पहलू हो सकते हैं, और सारा कवर करना तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी जो होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हर एक आदमी को ये जानना चाहिए। कई बार उसके बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, रसायन हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। जब उसमें कुछ चीजों की बढ़ोतरी या वो घट जाता है तो उसके वजह से साइकोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से आवाजें सुनाई देना, ऐसे लगता है कि लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन्हें कोई मारना चाहता है, उन्हें भगवान दिखाई देने लग जाते हैं, या उनको ये लगता है कि उनके खाने में कुछ मिला दिया गया है। तो ये एक तरह का मानसिक विकार है, और ये साइकोसिस वाला फेज होता है, जिसमें कि आपके दिमाग में जो केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। थोड़ा ये साइंटिफिक रहेगा, इसको आसान भाषा में हम कोशिश करेंगे समझाने की आपको। तो उसमें जब बदलाव आता है तो आता है, ऐसा लगता है ना किसी ने, मतलब अभी मैं खत्म हो जाऊंगा, ये ऐसा बीमारी है कि ऐसा लगेगा कि मतलब मैं अभी मर जाऊंगा। तो ऐसा लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा लगता है? जी जी, हाँ, देखिए ये पैनिक अटैक, जी बोल, इतना दिक्कत होती है ना, ये रोग हमको भी हो गया था असल में। अच्छा, हो गया था, अभी आप ठीक है? हाँ, मेडिसिन ले रहे हैं, हालांकि ये घबराहट इसमें बहुत ज्यादा होती है। हाँ, देखिए आपको काउंसलिंग भी लेनी चाहिए साथ में, मेडिसिन भी लेनी चाहिए, क्योंकि किसी चीज का डर हो जाता है, आदमी को भय लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, मेरी मृत्यु हो सकती है। सर की दवा देके मतलब बहुत लंबा चलता है ना। हाँ, जिस डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं, हर एक बीमारी का, खासकर मानसिक रोग में टाइम बंधा रहता है कि आपको 9 महीना, 12 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, वो अब तय होता है कि आपकी स्थिति किस तरीके की है। आप माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, सीवियर है, बहुत ज्यादा समस्या है कि ठीक ठाक है, तो वो आपके चिकित्सक जो होंगे, मनोचिकित्सक, वो इस बात को तय करेंगे कि आपको कितना लंबा दवा चलाना है। गूगल मत करिएगा और इधर उधर की राय मत लीजिएगा कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको लोग बहुत सारे बताने वाले मिलेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पागल हो गया है, मतलब कि झाड़ फूक कराने के चक्कर में, मतलब ये सब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन उस पर हमको ध्यान नहीं देना, बहुत बढ़िया ना देकर, मतलब जो अपना जो डॉक्टर है उनसे सलाह लेकर बस लग कर दवा कर लीजिए, तो कोई भी रोग खत्म हो जाता है। हाँ, लग के दवा कराइए और साथ में काउंसलिंग भी कराइए। सही जो परामर्शदाता होते हैं उनसे भी मिलिए, ताकि आपके मन में जो बातें चल रही हैं, जो दुविधा है, उसको वो दूर करते हैं, आपको लाइफ में एडजस्ट करना सिखाते हैं, और किस तरीके से अपना व्यवहार को संयमित रखना है, किस तरह से लोगों के साथ एडजस्ट करना है, अपने काम, अपनी नींद, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार में कैसे तालमेल बैठाना है। ये सब कुछ आपको जो परामर्शदाता होते हैं, जिसको हम काउंसलर कहते हैं, आप मिल सकते हैं। ये और ज्यादा फायदा करेगा। झाड़ फूक के चक्कर में इसमें सर नींद नहीं आएगा। हाँ जी, इसके लिए फिर आपको अपने जो भी आपके मनोचिकित्सक सर हैं, आप उनसे मिलिए, मैम है, उनसे मिलिए। और मैं आपको फिर एक चीज बताया मैंने कि आप काउंसलिंग जरूर लीजिए। आप सही समय पे अपना भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, अनावश्यक तनाव ना लें, और खासकर बीमारी को लेकर के अत्यधिक ना सोचे कि क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप जो एक्सपर्ट हैं उनके देख रेख में अपनी प्रॉपर दवाइयाँ चलाइए। और मैं एक चीज अपनी तरफ से जरूर कहना चाहूंगा, आप काउंसलिंग जरूर लें। जी धन्यवाद। जी आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते।
सर, तनाव, डिप्रेशन या एंजाइटी कह लीजिए, चिंता, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो क्या लक्षण है कि व्यक्ति तनाव की ओर बढ़ रहा है? सबसे पहले तनाव ही आता है जी। कहते हैं ना कि आप किसी चीज को लेकर के सोचने लग गए, ठीक है, आप दिन भर सोचिए, अगले दिन चीजें हट गई, बट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर धीरे धीरे वो बीमारी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं या डिसऑर्डर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो आपने जब कहा कि क्या लक्षण है कि तनाव की तरफ बढ़ रहा है, बहुत सामान्य लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सबसे पहले आपकी नींद जाएगी, भूख जा सकती है, आपको एक बेचैनी बनी रहेगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा, जो आप पहले एंजॉय करते थे चीजों को, जो आपको पहले रुचि होती थी उसमें अचानक ही अरुचि होने लग जाएगी, आप छोटी छोटी बातों को भूलने लगेंगे, और ऐसा भी होगा कि आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट रहने लगेंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, ना चाहते हुए भी आपका कंट्रोल कई बार आप लूज कर जाएंगे, इम्पल्सिविटी जिसको कहते हैं वो होने लग जाएगा। और फिर सबसे एक सामान्य बात, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में आप ठीक तरीके से एक समायोजन या एडजस्टमेंट ठीक से बैठा नहीं पाएंगे, आपका कार्य जो है वो डिटोरिएट करने लगेगा, आप कल पे टालने लगेंगे कि अभी मन नहीं है ना, गैस हो सकता है आपको ज्यादा बनने लग जाए। तो ये कुछ एक सामान्य लक्षण है जो ये सब शुरुआती दौर में आपको दिखने लगे तो आप मनोचिकित्सक से जरूर आप मिलिए। सर, एक बात बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य में काउंसलिंग कितनी महत्वपूर्ण है, और उसमें भी मैं यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट को जोड़ना चाहूंगी। जी देखिए, काउंसलिंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी दवाइयाँ महत्वपूर्ण है। हमें जब मन की बात करते हैं तो मन को सुनने समझने वाला कोई चाहिए, जो आम आदमी नहीं हो सकता, उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। दवाइयों का काम है अपना और मनोचिकित्सा का काम है अपना। मन के ऊपर जो चिकित्सा होती है, जो मन के लिए जो चिकित्सा होती है, वही बेहतर रूप से काम करेगी, क्योंकि दवाइयां आपके मन को नहीं बदलेगा ना, वो आपके जाकर के जो भी केमिकल बैलेंस है उसको जाके करता है, उस तरीके से चैनलाइज करता है। लेकिन जो काउंसलिंग होती है उसको जीवन में कैसे एडजस्ट करना है, किसी सोच जो बैठ गई है, कोई डिस्टॉर्टेड थॉट है, कोई ऐसे विचार बैठ गया है जो नकारात्मक है, कोई ऐसी बात बैठ गई है किसी को लेकर के, खुद को लेके, लोगों को लेके, जीवन को लेके, या वर्क प्लेस पे लेकर के किसी से आपका मन मुटाव है, तो काउंसलिंग के अलग अलग तकनीक है और उसके बहुत सारे पहलू है, जिस पे जा करके जब हम मनोचिकित्सक से बात करते हैं तो आपको समझते हैं, सुनते हैं, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है जी। आम ऐसा नहीं कि सबके सामने बात होती है, एक बंद कमरे में बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ना कि गोपनीय तरीके से बात होती है, और आपकी बात आप और आपके जो मनोचिकित्सक है या जो परामर्शदाता है, जो काउंसलर है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, उसी तक की बात सीमित रहती है, किसी और को नहीं बताई जाती है। और समय समय पे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, हफ्ते में 1 बार 2 बार, डिपेंड करता है कि उनकी सीवियरिटी किस लेवल की है। जी सर, आजकल बच्चों में और खासकर किशोरों में, जो टीनेजर्स होते हैं हमारे, उनमें एंजाइटी देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने वर्ड यूज किया था इम्पल्सिव, तो ये इम्पल्सिव जो पर्सनालिटी होती है उससे जुड़े डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, या एंजाइटी के साथ साथ सेपरेशन एंजाइटी भी आप मान लीजिए। और जो एंगर मैनेजमेंट है, यही उम्र रहती है किशोरवयीन जब जरूरत होती है एंगर मैनेजमेंट की। सर, थोड़ा इसको परिभाषित करें। देखिए, हमारे जो युवा हैं, खासकर जो टीनेजर्स की बात करते हैं, तो ये इसमें बहुत तेजी से विकास होता है हमारे बुद्धि का, हमारे दिमाग का जो हम कहते हैं, तो वहाँ पे सही दिशा निर्देशन बहुत जरूरी है। पहली बात तो आपने कहा गुस्सा, जो बच्चे आजकल देखेंगे ज्यादातर जो मोबाइल यूज करते, पूरे दिन गेम या मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उनमें आप देखेंगे कि वो काफी हद तक उनमें इम्पल्सिविटी, गुस्से की समस्या देखने को मिलेगा, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम आते ही उनको घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाएगी। और आजकल बड़ा कॉमन एक समस्या हो गया, आप टीनेजर्स में आप देखेंगी उनकी न्यूरो जैसी समस्याएं दिखेंगी, जो कि है नहीं, रिपोर्ट कराएंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी सब नॉर्मल आएगा, लेकिन उनको झटके आना, पूरे टाइम उल्टी होते रहना, जैसे ही कुछ एग्जाम आएगा या कोई तनाव ले लेंगे तो उनका बॉडी का कंट्रोल खो जाएगा, घंटों घंटों बेहोश रहना। अच्छा। फिर उसके बाद वो खड़े भी हो जाते हैं उठ करके। रिपोर्ट नॉर्मल होना चाहिए, ये एक चीज जरूर ध्यान देना है कि उनके सारे जो रिपोर्ट न्यूरो से संबंधित है वो नॉर्मल होनी चाहिए। ज्यादातर लोग फिर ये डर के और न्यूरो की तरफ भागते हैं कि डॉक्टर को दिखाते हैं। कई बार जो आपके चिकित्सक होते हैं वो काउंसलिंग की राय देते हैं कुछ दवाइयों के साथ, और ये मिनिमम दवाइयों के साथ और काउंसलिंग के साथ ही ये कंट्रोल हो जाती है। कभी 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 जरूरत दवा की पड़ती है, नहीं तो काउंसलिंग काफी हद तक कारगर है। अच्छा जी। तो किशोरों में आप देखेंगे कि डिमांडिंग, जैसे आपने सेपरेशन एंजाइटी कहा,
वो जैसे घर से दूर हो गए, हॉस्टल चले गए, परिवार से दूर हो गए, अब जाके दूर हो गए, वो एंग्जाइटी प्लस एडजस्टमेंट की एंग्जाइटी। तो अब होता क्या है कि आजकल के पेरेंट्स के साथ एक समस्या है कि सारा कुछ काम करके दे देते हैं कि उनकी बेइज्जती ना हो। स्कूल के होमवर्क तक करके दे देंगे बच्चे का, सारा कुछ बाहर सेटल रखने के लिए। तो ऐसे आप उसको पंगु बना देते हैं, उसको चैनलाइज रखिए, बच्चे का काम बच्चे को करने दीजिए, उसका एक नियमबद्ध तरीके से एक सही नियमावली तय करिए कि कितने बजे उठना है, कितने बजे गेम खेलने जाना है, कब पढ़ाई करनी है, भोजन कितना लेना है। ज्यादा आजकल जो फास्ट फूड का जो चलन है, तो फास्ट फूड आपको स्लो करता है और स्मार्टफोन आपको डम बनाता है जी। तो इन दोनों चीजों से बने रहिए। आपका फोन स्मार्ट से आप ज्यादा स्मार्ट है, बट आप उसको स्मार्ट बने हैं मतलब आप फूल हो जा रहे हैं, बेवकूफ बन जा रहे हैं जी। इन सब चीजों से दूर रहिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए, और एक बेहतर संतुलन। और बच्चे को पूरे रूप से सुनिए और किसी बच्चे से किसी भी बच्चे का कंपेयर मत करिए। ईश्वर ने सबको अलग अलग गुण दे करके पैदा किया है और वो बच्चा पूर्ण रूप से 400 से ज्यादा ट्रेट्स लेके, शील गुण लेके पैदा हुआ है। तो उसको जो बनना होगा उस पर फोकस करिए, नियमितता जरूर रखिए और सही संगति में रखिए, नशे से दूर रखिए, और एक नशा मोबाइल का भी है उससे भी दूर रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, आजकल एकल परिवार बहुत बढ़ चुके हैं और ऐसे में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अकेले पड़ रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों को किस तरह आप सलाह देंगे कि अपना मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें? देखिए, पहले के लोग खूब ज्यादा मिलते जुलते थे एक दूसरे से जी। तो ये वाला कम मत करिए। आप इंसान से एक टच रखिए, आदमी से एक टच रखिए। गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के दौर में सब कुछ है बट हम अपने आप में नहीं हैं। तो सबसे पहले अपना आत्मिक जुड़ाव आत्मीयता से होनी चाहिए। कम्युनिटी में जुड़े रहिए। अगर जो आप बुजुर्ग हैं तो आपके पास असीमित कहते हैं ना एक्सपीरियंस है जी। तो आपके पास असीमित अनुभव है जिससे आप अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, कम्युनिटी में लोगों की मदद कर सकते हैं। कुछ नया सीखते रहिए। बुजुर्ग होने का मतलब नहीं कि आप घर में आके बैठ गए। और जो लोग साथ वाले हैं वो थोड़ा संयम बरतें। क्या होता है, बुजुर्ग का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा क्वालिटी है, आपको इतने छोटे से इतना बड़ा किया है, तो जीवन का हर तरीके का अनुभव है उनके पास। तो हो सकता है कि उनका जो अभी शारीरिक क्षमता है थोड़ी छींड़ हो गई है, तो हो सकता है कि चीजें धीरे धीरे करे, उनको बहुत जल्दी समझ ना आए। तो आप ऐसे में अपना संतुलन बना करके उनसे प्रेम भाव से रहिए, उनको सही टाइम पे खाना पूछते रहिए और हर एक डिसीजन में उनको भी शामिल करिए, उनको भी राय लीजिए। साथ में सब घर परिवार में बैठे तो उनको भी बैठाइए, उनकी भी मन की बात सुनिए, कुछ अपनी कहिए, उनसे स्टोरी सुनिए, कुछ कुछ कहते सुनते रहिए, समझते रहिए। और उनका हो सकता है कि शारीरिक रूप से उस तरीके से काम, उनका पूरा शरीर पूर्ण रूप से काम ना करे, तो आप भी याद रखिए कि जो दिन उनका है आज आप भी आएंगे। तो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो बेहतर करते रहिए और उनका ख्याल जरूर रखिए। और सर, हमारे श्रोताओं को आप क्या सलाह देंगे आज के परिप्रेक्ष्य में अपना मानसिक स्वास्थ्य है वो बनाए रखें, किस तरह? देखिए, मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा कि आप सबसे पहले लोगों से जुड़ाव अपना कम मत करिए। सोशल मीडिया पे एक थोड़ा ही समय दीजिए, मतलब नियमितता मत बना के रखिए। वो आपके जीवन का हिस्सा है, पूर्ण रूप से जीवन नहीं है। दिखावे से बचिए, स्वस्थ आहार लीजिए, आजकल फास्ट फूड के चक्कर में बहुत ना रहिए। पूर्ण रूप से नींद लीजिए, गैजेट से दूरी बना के रखिए, रोज एक्सरसाइज करिए, अपना काम स्वयं करिए। और आजकल पेपर में आता है ना, बहुत पहले जमाने से आ रहा है, गलती ढूंढो, सुडोकू, तो थोड़ा ब्रेन एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। आप घर परिवार में किचन से लेकर के घर के जो छोटे छोटे काम है उसमें अपनी सहभागिता रखिए, पत्नी के साथ, माँ के साथ, जो भी आपके घर में है। विमन सोचिए उन्हीं का सारा काम है। हाथ बटाइए, पुराने मित्रों से, दोस्तों से बात करते रहिए। और आखिरी में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, अपना हॉबी बना के रखिए। आप आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग हॉबी ही नहीं रखते हैं, तो आपको ये चीज जरूर रखना है। सोना, खाना और नियमित एक्सरसाइज, ये 3 चीज तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सकारात्मक सोचिए और धैर्य रखिए। जो आज एक जीवन है ना, बुरे दौर में है तो ये भी बीत जाएगा, अच्छे दौर में तो बीत जाएगा। हर जीवन में परेशानियां एक नया अनुभव लेके आती है, तो धैर्य बना के रखिए। और कोई भी समस्या हो तो आजकल मैं देखता हूँ लोग मोबाइल फोन पे ढूंढते हैं, तो आप मोबाइल पे अपनी बीमारियों को सर्च मत करिए, नेट पर सर्च मत ना, नेट पे बिल्कुल सर्च। इसको कहते हैं साइबर कॉन्ड्रियासिस। आजकल सारी बीमारियां लोग जा करके नेट पे ढूंढते हैं, तो नेट पे आप कोई भी बीमारी मत ढूंढिए, है ना, उसके सही सलाहकार से मिलिए। बिल्कुल। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, किससे बात हो रही है हमारी? जिला मिर्जापुर, गाँव नदौली, सभाकांत से बात हो रही है। जी सभाकांत जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका?
आज हमारे साथ एक बार फिर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हैं डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव। जी डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी का बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है तो चक्कर सा आने लगता है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए? पिताजी की आपकी उम्र कितनी है? जी उनकी उम्र है 41-42 साल है। जी जी जी। और जब टेंशन लेते हैं तभी चक्कर आता है? जी जी, ज्यादा टेंशन लेते हैं तो चक्कर आता है, फिर भी खाना खा ले तो टेंशन बहुत ही ज्यादा मुझे। और टेंशन है किस बात का? क्या नहीं, किस बात का टेंशन है? तो एक काम आप करेंगे, मैं बताऊंगा तो। जी जी। देखिए, कभी कभी टेंशन ऐसा होता है कि अपने घर वालों को आदमी बता नहीं पाता है, तो ऐसे में जरूरत होती है किसी ऐसे प्रोफेशनल की जहां पर वो अपनी बात कह सके। जैसे कि आजकल तो आपके पास तमाम मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं, जो काउंसलर्स होते हैं ना, उनके पास उनको एक बार लेके जाइए और उनकी काउंसलिंग करवाइए। ठीक है जी। हमने कई बार कराया सर, वो भी गए थे मगर वो कहीं नहीं ठीक हो रहा। और वैसे सर अगर चक्कर आने के बाद तो बेहोश भी हो जाते हैं उसी को जी। लेकिन उनका न्यूरो का रिपोर्ट सब ठीक है? जांच कराए थे? EEG या CT स्कैन, MRI कुछ आपने कराया था? CT स्कैन नहीं हुआ है, मगर डॉक्टर साहब दवाई दिए, कैसे ठीक हो जाए कहते, मगर ठीक नहीं हुआ। एक बार ना चाहे तो आपके आसपास जो भी बड़ा शहर पड़ता हो, जैसे बनारस ही है, मिर्जापुर से बनारस बहुत दूर तो नहीं है, तो एक बार आकर के आप उनका जो शारीरिक परीक्षण होता है उसको एक बार करवा लें आप। ठीक है जी। और उसके बाद अगर जो रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो उनकी काउंसलिंग कराई जाए, और जरूरत पड़े तो आप साइकियाट्रिस्ट, जिसको मनोचिकित्सक कहते हैं, उनको भी और काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। ये दोनों करवा सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा और ज्यादा उनका केयर करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि उनको टेंशन ना दिया जाए किसी तरीके से। और बहुत ज्यादा कभी कभी इंसान का जो व्यक्तित्व होता है अति संवेदनशील होता है, तो उनको इस तरह की कोई माहौल ना दिया जाए जहां पर उनका टेंशन बढ़े। और काउंसलिंग और डॉक्टर को एक बार जरूर से आप दिखवाइए प्लीज। तो आप BHU में दिखवा लीजिए। BHU में? हाँ, BHU में दिखवा लीजिए। ओके ओके, ठीक है जी। जी ओके, धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, आरोग्यम में बताएं किससे बात हो रही है? मैं मऊनाथ भंजन से बोल रहा हूँ, प्रेम नारायण जायसवाल जी। प्रेम नारायण जी बताएं, क्या प्रश्न है आपका? मनोरोग क्यों होते हैं, क्या मौलिक कारण क्या है और इसके निवारण के क्या उपाय हैं, माने बगैर दवा के? जी नमस्कार प्रेम नारायण जी। जी जी। आपके नाम में प्रेम भी है, नारायण भी है, तो मन को ठीक रखने के लिए प्रेम सबसे करते रहिए, नारायण नारायण करते रहिए। और इसके साथ में सही खान पान है ना, नशे से दूर रहिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, नकारात्मक लोगों के साथ कम ही अगर जो समय व्यतीत करे तो अच्छा है। और एक्सरसाइज करते रहिए, अपना काम स्वयं करिए, भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा मत करिए। वर्तमान में जो भी है, जैसा भी है, उसके साथ एक सामंजस्य, जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट, वो बना करके रखिए। और अपने लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करिए, खूब सारा पानी पीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाते रहिए। अपने दिमाग को, अगर जो आप पेपर पढ़ते हैं तो उसमें गलती ढूंढो, सुडोको सब आता है, जंबल वर्ड्स, ये सब भी सुलझाते रहिए। और योग को जरूर शामिल करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। थोड़ा सा कभी कभी डॉक्टर साहब बड़ा पूर्व की बातें होती है ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि हम बिल्कुल एकदम कट ऑफ हो गए क्या? नहीं, आप कट ऑफ मत होइए। क्यों कट ऑफ होंगे? आप लोगों के बीच में रहिए, समाज में रहिए। आजकल मोबाइल आ जाने से हुआ यूं है कि लोग मोबाइल पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, अपने लोगों के बीच में ज्यादा, अपने पुराने सगे संबंधियों से बात करते रहिए। रहते हैं। और सुनिए, आपकी कोई हॉबी जो आप चाहते थे जब आप युवा रहे होंगे, 20-25 साल में कुछ करना चाहते हो, तो उस हॉबी को अभी भी आप जारी रख सकते हैं या सीख सकते हैं कुछ नया। इंसान की जीवन की लालसा बड़ी होनी चाहिए, जीने की चाहत बड़ी होनी चाहिए। और आप रोज नियमित रूप से व्यायाम जरूर करिए। ठीक है जी। ठीक डॉक्टर जी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बता रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, ये क्या है और ये किस तरह हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है? देखिए, इसका नाम ही है बाइपोलर, मतलब दो पोल होते हैं, है ना, द्विध्रुवी कहते हैं इसको। मतलब दो पोल, एक पोल जिसमें कि आपका मन उदास रहना, एनर्जी का लो रहना, मतलब आप डिप्रेस फील करेंगे, कहीं मन ना लगना, एकदम दुखी रहना, निराशा हमेशा बनी रहना, काम में रुचि ना रहना, चीजों को भूल जाना, लोगों से बातचीत बिल्कुल बंद, अकेले अकेले रहना, मन में नकारात्मक ख्याल स्वयं को लेकर के, दुनिया को लेकर के, लोगों को लेकर के, भविष्य को लेकर के आना, ये सब एक डिप्रेशन के लक्षण है। इसी का ठीक अपोजिट, जब आपकी एनर्जी बढ़ जाए, डिप्रेशन में एनर्जी लो रहती है, एकदम आप नीचे की तरफ होते हैं, ये पोल सीधे ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा लगेगा कि बहुत ताकत आ गई है, बड़े बड़े विचार आने लग जाना मन में, अचानक से बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगेगा आदमी,
कई बार तो वो बहुत पैसे खर्चा करने लगेगा, कुछ चीजें खरीद के लेके आ जाएगा, वो बहुत सारे प्लानिंग करने लगेगा, रात रात भर सोएगा नहीं, वो काम 24 घंटे लगातार बिना थके कर सकता है। अगर जो इस तरह की उसके अंदर अचानक से बहुत शक्ति आ जाए उसके शरीर में, उसके मन में, और ये लक्षण दिखने लगे जो मैंने बताया, तो वो कहीं न कहीं बाइपोलर के हो सकते हैं लक्षण। तो सर, अगर व्यक्ति में इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो जो परिवार वाले हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह की समस्या जैसे ही आए, उनको सबसे पहले उस रोग का जो एक्सपर्ट है, जो मनोचिकित्सक जिसको हम कहते हैं, उनके पास लेकर के जाएं और इसका समाधान हो सकता है, सही तरीके से इलाज कराएं, दवाइयां बिल्कुल ना छोड़े। कई बार जो मरीज रहता है या जो इस रोग से ग्रसित है वो दवा नहीं लेना चाहेगा, तो अपने देखरेख में उसको दवा, पूर्ण रूप से दवा दिलाएं, काउंसलिंग कराएं, जो माहौल है परिवार का उसको सही रखें, उसको बहुत ज्यादा किसी तरीके का तनाव ना दे, कोशिश करें, और उसको ताना ना मारे या ये ना सोचे कि वो नाटक कर रहा है। लोगों को ये भी लगता है कि सब इसकी बदमाशी है, काम नहीं करना चाहता है, भाग रहा है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि भूत प्रेत जैसा इस पे लोग कहते हैं, मान करके उस झाड़ फूक, ओझा सोखा कराने लग जाते हैं। मैं कहूंगा सबसे पहले चिकित्सीय सलाह लीजिए, सही सलाह लीजिए, जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं उससे तुरंत मिलिए, और जो भी वो समाधान बताता है वो उसको फॉलो करिए। काउंसलिंग थेरेपी है अवेलेबल, आजकल तो बहुत सारी नए विधाएं आ गई हैं मानसिक रोगों के निदान के लिए, तो वो बहुत जगह उपलब्ध है, उसका आप सहारा लीजिए, इधर उधर झाड़ फूक के और उसके चक्कर में ना पड़े, और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। बिल्कुल सर, आगे और भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते हैं कॉलर क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, हेलो, नमस्कार। नमस्ते, कार्यक्रम आरोग्यम में आपकी कॉल लगी है, किससे बात हो रही है हमारी? सुरेश जादव से बात कर रहे हैं, पैठन, नेहरू चौक पैठन, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। सुरेश जी, आज हमारे साथ हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव। जी नमस्कार। नमस्कार यादव जी। मेरी समस्या ये है जी कि जो डिप्रेशन में आदमी आता है तो वो मनोरोग में कैसा पहचान जाए? डिप्रेशन की पहचान क्या होती है? देखिए, डिप्रेशन की कुछ पहचान ऐसी होती है कि जिसमें आपको नींद या तो बहुत ज्यादा आती है या बहुत कम आती है, भूख आपको तो बहुत ज्यादा लगेगी या तो बहुत कम लगेगी, मन का उदासी रहना, किसी काम में मन न लगना, जिस कामों में पहले रुचि आती थी अब उस कामों में रुचि नहीं आएगी, आपको छोटी छोटी चीजें भूलने लगेंगे, आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाएंगे, नकारात्मक ख्याल आएगा स्वयं को लेकर के, भविष्य को लेकर के, लोगों को लेकर के, आपको किसी लगेगा कि किसी से मिले जुले नहीं, अकेले कमरे में पड़े रहें, चुपचाप रहें, कोई आपसे बोले ना उम्मीद हो जाना, जैसे होपलेसनेस कहते हैं, ऐसा लगता है कि मैं निरर्थक हूँ, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रेम नहीं करता है, शरीर में बहुत दर्द रहना, सुबह उठते एकदम भारीपन रहना, और हमेशा एक उदासी बने रहना, ये सब कुछ एक लक्षण है। जी, आपने बहुत समाधान कर दिया मेरा तो। हाँ जी, सही फरमाया आपने। जी बिल्कुल। जी और जी, जो उनको जो गोलियां, नींद की गोलियां डॉक्टर लोग जो देते हैं, देखिए वो डॉक्टर तय करते हैं कि किसको जरूरत है और किसको जरूरत नहीं है। आप स्वयं से लेकर के आप किसी मेडिकल स्टोर से मत खाइएगा, है ना। वो जो आपके चिकित्सक होंगे वो बेहतर तरीके से समझेंगे कि देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है जी। हाँ, तो आप किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर ही आप किसी भी दवा का सेवन करिएगा, ऐसे नहीं तो नुकसान करेगा आपको, ठीक है जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हेलो, नमस्ते, कार्यक्रम है आरोग्यम। हाँ नमस्ते, मैं रतीना त्रिपाठी कोटवा का पिलधरा सराय मोहना से बात कर रहा हूँ। जी रतिनाथ जी, बताएं। तो डॉक्टर साहब जी को नमस्कार, और मुझे मेरा 2 क्वेश्चन है। जी नमस्कार। पूछ लेता हूँ। जी पूछे जी, पूछे। डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे मतलब आजकल बड़ा कम नींद लगता है, रात में 3-4 घंटा नींद लगता है। वैसे मुझे दिन में कोई वो नहीं पता चलता है कि मतलब मैं रात में सोया नहीं हूँ इस तरह से, जैसे रात में 11 बजे सोता हूँ 2 बजे तक नींद हो। देखिए, ये एक तरह की समस्या निद्रा की हो सकती है, जिसको हम इंग्लिश में इंसोमेनिया कहते हैं। ये या हो सकता है आपको कोई तनाव है, तनाव हो सकता है आपको, उसके वजह से। कोई तनाव से तो मैं ग्रसित नहीं हूँ, मतलब मुझे तो अभी कुछ दिन पहले एक तो प्रॉब्लम आया था बहुत बड़ा, कि मैं एकाएक ब्लाइंड हो गया था पूरी तरह से 2 साल पहले। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई किया, वेबसाइट डिजाइनिंग करके आज मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ। अगर जो आपकी जीवन शैली ठीक है, अगर जो आप सही तरीके से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक तरीके से अपना खान पान ले रहे हैं और लोगों से मिलते जुलते रहिए। एक बार मैं कहूँगा कि आपके आसपास में जो भी मनोचिकित्सक हैं, काउंसलर हैं या साइकाट्रिस्ट हैं, एक बार जरूर मिल लीजिए।
आपका वो एक बार मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण कर देंगे और उसमें कुछ थोड़ा बहुत कमोबेश होगा तो उसको ठीक तरीके से समाधान निकालेंगे। ठीक। हाँ, दूसरा सवाल सर मेरा था जी। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ही समाज के लिए क्वेश्चन जी। जैसे मैं 2 साल पहले ब्लाइंड हुआ, हाँ। तो ये बहुत सारे मुझे आज लोग मिलते हैं, जैसे बॉम्बे से लेके पूरे इंडिया से लेके विदेश तक के भी मेरे दोस्त हैं जो लेट ब्लाइंड है। लेट ब्लाइंड मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सब कुछ ठीक था, बाद में काइट ब्लाइंड हो जाते हैं लोग जी। तो इन लोग के साथ जैसे इनके जो समाज के लोग हैं, चाहे इनके परिवार के लोग हैं, चाहे इनके दोस्त लोग हैं, उन लोग जैसे पूरी तरह से किनारा कर लेते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इंसानियत और मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है और मुझे लगता है कि जो अपना होता है वो कभी अपना मुंह नहीं मोड़ता है, और जो इस तरह से मुंह मोड़ ले आपके दुख में तो फिर वो अपना कभी था ही नहीं, ये मान लेना चाहिए। बट एक मैंने बचपन में कविता सुनी थी या प्रार्थना है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे और दूसरों की जय करने से पहले खुद की जय करे। एक चीज ये भी है, और एक ये भी आपने पढ़ा होगा गाना कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो मुझे लगता है कि जब कोई नहीं होता है तो आप स्वयं के लिए खड़े रहिए, आपके ईश्वर आपके साथ हैं, अपना हिम्मत कभी नहीं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो देखिए, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बड़ा हिम्मत मिल रही है कि देखिए आप इस स्थिति में भी आप अपने मन को इतना बड़ा करके रखे हुए हैं, क्योंकि आंखों की रोशनी जाना अलग बात है, पर जीवन से अगर जीवंतता चली जाए तो वो सबसे बड़ा दुखदाई होता है। लेकिन आप इतने जीवंत हैं, इतने खुश हैं, इतने अच्छे हैं, ऐसे ही आप खुश रहिए। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जो लोग, कि अपनों का साथ कभी भी मत छोड़िए, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना जी। तो हम सब आपके साथ हैं, और जो लोग सुन रहे हैं अपने परिवार और अपने साथियों का कभी साथ ना छोड़े। जी, इससे बड़ा पुण्य कुछ होता नहीं है। धन्यवाद जी। और और भी कार्यक्रम मैं सुनता हूँ आकाशवाणी से, बड़ा अच्छा आप बताते हैं, मैं बहुत उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी आपका, आप सुनते रहिए। आप नमस्कार। थैंक यू। हेलो। हाँ मैम नमस्कार, मैं आलोक बोल रहा हूँ, आरोग्यम। जी आलोक जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका। जी, हमारा ये प्रश्न है कि वर्तमान समय में स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैम। उम्र कितनी है आपकी आलोक जी। सर 26 साल है। 26 साल है। और क्या पढ़ाई करते हैं आप। सर हम पढ़ाई करते हैं MA। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपका जो अपना गोल निर्धारित किया ना, आपकी पढ़ाई, जो आपकी पहली प्राथमिकता है वो है पढ़ाई, तो आप बेहतर पढ़ाई करें ताकि बेहतर तरीके से आप नॉलेज ग्रहण कर सकें, ताकि आने वाले भविष्य में आपको जॉब से संबंधित कोई ज्यादा समस्या ना आए। ठीक है। दूसरी चीज है कि आप अपने समय का सही तरीके से सदुपयोग करें। सदुपयोग का मतलब होता है सही टाइम पे खाना खाएं, पूरी तरीके से नींद लें, अच्छी संगति में रहें, नशे से दूर रहें। आजकल युवा ज्यादातर फोन पे स्क्रॉलिंग पे टाइम गुजारते हैं ना, फोन में पूरा दिन भर शॉर्ट्स देखते रहना, रील्स देखते रहना, इससे बचिए। और एक्सरसाइज रेगुलर करिए, अपना काम स्वयं करिए, कल पे मत टालिए किसी काम को। अपने जो अच्छे मित्र हैं उनसे जुड़े रहें, परिवार से जुड़े रहें, माता पिता की सेवा करें, घर परिवार की जो जिम्मेदारियां उसको निभाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपकी कोई हॉबी है तो उस हॉबी को आप जरूर से फॉलो करिए। इन सारे चीज को करिए। खेल कूद में रुचि जरूर रखिए, सुबह का धूप जरूर लीजिए, है ना। आजकल युवाओं में विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है, ठीक है ना। सर हम तो सुबह का धूप लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही धूप लेते रहिए, जो चीजें बताया उसका फॉलो करते रहिए, जो मैंने बताया है उन सारे चीजों को पालन करिए, और समय का हमेशा ध्यान रखिए जीवन में, ठीक है। और सर हमको एक दिक्कत है, हमको गैस की प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करें। देखिए, गैस आपका बोला ना, खान पान और स्ट्रेस से भी गैस बनती है, ठीक है ना। तो एक आप तो इतने, मुझे 26 साल की उम्र में तो एक जवान हैं आप, तो यहाँ पे गैस नहीं बननी चाहिए। तो आप ज्यादातर अनुलोम विलोम करिए, चाय कॉफी सब कट कर दीजिए, सही खाना खाइए, बहुत पेट भर के खाना मत खाइए। और आजकल युवाओं में ना चाउमीन, चाप, ये वो, मतलब जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड आपको स्लो बना रहा है और स्मार्टफोन आपको बेवकूफ बना रहा है, ये दोनों से बच के रहिए। ठीक, नमस्कार सर। सर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और ये जो टर्म है, इससे हमारा जो समाज है वो बहुत कम वाकिफ है। सरल शब्दों में हम यहाँ बता दें कि एक गर्भवती महिला जब उसको बच्चा हो जाता है, डिलीवरी के बाद का जो डिप्रेशन होता है उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। सर, तो ये जो डिप्रेशन है, इसे अधिकतर केसेस में देखा गया है कि परिवार वाले समझ ही नहीं पाते कि उस महिला को दिक्कत क्या हो रही है, कि घर में इतनी नई खुशी आई है, उन्हें खुश होना चाहिए, उसकी बजाय उनका स्वभाव
चिड़चिड़ा हो रहा है या कहीं ना कहीं वो बुझी बुझी से रहने लगी हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सर तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, चूंकि मानसिक समस्याओं को लेकर के समाज में उस तरीके से जागरूकता नहीं है, लोगों को नहीं पता है बहुत सारे कि लक्षण क्या होते हैं, है ना। मानसिक रोगों के लक्षण लोगों को पता ही नहीं चलता है। लोग आम समझते हैं, जैसे कोई गुस्सा भी करा तो उनको लगेगा अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा वाला, या उसको बदमाशी मान लेते हैं। नहीं, अगर जो वो कुछ दिनों से ज्यादा होने लग जा रहा है, कोई चीज होगी 1-2 दिन होती है, लेकिन अगर जो अधिकतम दिनों से बनी हुई है वो परेशानी, तो समझ लीजिए कि बहुत जल्दी ही उसको एक किसी विशेषज्ञ की जरूरत है, खासकर मनोरोग विशेषज्ञ की जरूरत है। वो क्या बताते हैं, वो किस तरीके से इसका निवारण निकालते हैं, या क्या समाधान बताते हैं, या क्या डायग्नोस करते हैं, उन पे छोड़ दीजिए। आप अपने तरीके से कोई डिसीजन मत लीजिए मोबाइल फोन देख के या पड़ोसियों से पूछ के, या रिश्तेदारी में लोग कहते हैं कि अरे मेरे को भी ऐसा हुआ था, वो सब सलाह मत लीजिए। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाहिर सी बात है, बच्चे को बर्थ देने के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ाहट होना, बहुत सीवियर आपके मूड में चेंज आएगा, एकदम लो फील करने लग जाएंगे, खाने पीने का मन नहीं करेगा, बातचीत करने का मन नहीं करेगा, किसी बात में खुशी नहीं महसूस होगी, और इंसान का मूड स्विंग करने लग जाएगा। कभी अचानक गुस्सा, कभी अलग अलग थॉट्स चलेंगे, उसके अलग अलग विचार चलेंगे जीवन को लेके। तो इस तरह की कुछ भी समस्या आ रही है, डिप्रेस्ड मूड लग रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है, ज्यादा कल्पना करने लगा, हाँ आपको अचानक गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, ये सारी चीजें अगर जो आपके अंदर सिम्टम्स आने लगे, आपको लगेगा कि जीवन बेकार है, निरर्थक है, लोगों की बातचीत आपको अच्छा नहीं लगेगा, और इस तरह से मूड में अचानक बदलाव दिख रहा है, उसके विचारों में बदलाव दिख रहा है, उसके व्यवहार में बदलाव दिख रहा है उस वुमन को बच्चा पैदा होने के बाद या बर्थ देने के बाद, तो समझिए कि हो सकता है कि उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो। तो इसका इलाज संभव है, सही समय पर सही तरीके से आप सही अगर जो डिसीजन लेते हैं तो पूर्ण रूप से आप ठीक हो सकते हैं। सर तो दवाओं के अलावा क्या काउंसलिंग भी बेहतर उपाय है पोस्टमार्टम डिप्रेशन में? बिल्कुल, काउंसलिंग का रोल हर जगह है, दवा के साथ भी, दवा के बिना भी, क्योंकि मन पे बेहतर काम तो आप का जो बातचीत से जो होता है वो होता ही है। दवाइयों के साथ जहाँ दवा की जरूरत है वहाँ दवा, जहाँ काउंसलिंग की जरूरत है वहाँ काउंसलिंग। थेरेपी भी है, आजकल बहुत सारे नए टेक्निक्स आ गए हैं, बिहेवियर थेरेपीज हैं, तो ये सारी चीजें हैं, अवेलेबल हैं। अगर जो आप उनका लाभ लेना चाहते हैं, आपको बस एक चीज करना होगा कि आपको निकल करके घर से जाना होगा उस एक्सपर्ट के पास, उस मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास। बाकी वो समाधान आपको सही तरीके से बताएंगे और आपकी समस्या को सही समाधान देंगे। बिल्कुल सर, तो थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है, खुद के लिए भी और साथ ही साथ औरों के लिए भी। सर आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये क्या है? देखिए, कन्वर्जन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसको हम कह सकते हैं कि रूपांतरण विकार, मतलब किसी को समस्या है, मानसिक समस्या है, या उसको बहुत तनाव से, एक्सट्रीम तनाव से गुजर रहा है, तो उसके वजह से उसको झटके आने लग जाना, बहुत देर तक बेहोशी आ जाना। आप न्यूरो के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएगी। इसमें एक बात बहुत कॉमन होती है कि आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, जो एक बेसिक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिखता है कि ये न्यूरो का सिम्टम है, लोग अक्सर मिसजज कर जाते हैं और वो लेकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागते हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, बट अगर जो नहीं चीजें ठीक हो रही हैं, नहीं क्या, मेरे को लगता है काउंसलिंग भी आपको जरूर कराना चाहिए, कि क्योंकि मन में कोई ऐसी बात बैठी होती है, आदमी बहुत ज्यादा अति संवेदनशील, जिसको हम सेंसिटिव कहते हैं, या उनमें उतना लचीलापन या रेजिलियंसी नहीं होती है कि किसी भी बात को बर्दाश्त कर पाए, तो उनका मन साथ छोड़ देता है और वो बेहोश हो जाता है ना। फिर 1-2 घंटे बाद, कभी कभी 2-2 घंटे तक आदमी बेहोश रहता है, कभी लगेगा वो पैरों से चल नहीं सकता, बिल्कुल न्यूरो जैसे सिम्टम आएंगे, उसकी आवाज चली जाएगी, उसको कभी कभी दिखना बंद हो जाएगा, कभी लगेगा वो अपने शरीर को महसूस ही नहीं कर पा रहा है, वो भूल जाएगा, बेहोश हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट्स आपने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, तो तुरंत उसको आप ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि सही जानकारी सही तरीके से आपको डिसीजन लेने में मदद करती है। तो आप जैसे ही लगता है रिपोर्ट नॉर्मल है, आप तुरंत मनोचिकित्सक से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, काउंसलर से मिलिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। मन की समस्या है और वो बातचीत से हो सकता है। कई बार कोई आघात ऐसा लग जाता है, या घर में कोई परेशान कर रहा है, या कोई आपको किसी भी चीज का, मान लीजिए टेंशन है, आपने कोई कर्ज लिया है, एग्जाम का टेंशन बच्चों में, देखिए अक्सर बच्चे उल्टियां करने लग जाते हैं एग्जाम के दौरान। एक और भी साथ में समस्या है साइकोसोमेटिक, जिसको मनोदैहिक कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी एक समस्या है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए आजकल लोगों को बहुत ज्यादा गैस बन रही है, हाँ, उनको ऐसे सर दर्द बने रहता है, पूरे शरीर में एक बदन दर्द बना रहता है,
तो लोगों को ये सब क्या लगता है कि ये गैस की समस्या से हो रहा है, पेट साफ नहीं होगा, खाते ही उनको बाथरूम जाना पड़ता है, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। उनको ऐसा लगता है खाना पचा नहीं है, या खट्टी ढकार कच्ची ढकार आ रही है। कई बार तो लोगों को उल्टी कर करके परेशान, दवा खा खा के परेशान, सब रिपोर्ट नॉर्मल। एक चीज ही शर्त होनी चाहिए, रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल होने चाहिए। अगर जो आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है और ये जो समस्या मैंने बताई है इसके लक्षण आप में दिख रहे हैं, तो आपको प्रॉपर काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी की जरूरत है। एकदम आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं, लेकिन चूंकि जानकारी ना होने के कारण आप दवाइयां खाते रहते हैं और आपका समस्या का समाधान नहीं निकलता है। तो ये सारी जो मैंने चीजें बताई और आपको हो रहा है, हाँ उल्टी हो रही है, आपको बार बार बाथरूम आ रहा है, पेट में गैस बन रही है, खट्टी ढकार कच्ची ढकार, तो आप तुरंत किसी मनोचिकित्सक को मिलिए। कई बार डॉक्टर्स बताते, कई बार नहीं बताते हैं, तो आप इस बात को समझे और तुरंत किसी मनोचिकित्सक से मिलिए। हेलो, कार्यक्रम आरोग्य में आपकी कॉल लगी है, किससे बात हो रही है हमारी? पहले आपका नाम बताइए। हमारा नाम ये अफसाना खातून है, गाजीपुर जिला रहने वाली हूँ। मैडम ये है ना, मेरा परेशानी कि ये दिमागी हालत सही नहीं है, मेरा मानसिक स्थिति। जी डॉक्टर आपको सुन रहे हैं। हाँ, जी नमस्कार खातून जी बताएं। हाँ नमस्ते सर। सर हमारी परेशानी भी ये है ना, दिमागी परेशानी, मानसिक स्थिति ना, ये है ना कि कोई चीज रख दे रहा है ना, सामान कोई तो एकदम भूल जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। इतना मतलब ये है ना, जैसे डिप्रेशन कहते हैं अवसाद। हाँ, उसी तरह से हो गया है। अब हमको बहुत परेशानी है, तो अब इसका कुछ ये बताइए। तो ये जो जिसको आप अवसाद कह रही हैं, अच्छा आपसे उम्र कितनी है पहले ये बताएं आप? 40 के लगभग होगा। 40 ही। आप अभी वर्तमान में किसी से इलाज करा रही हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं करा रहे हैं। नहीं, ये ठीक बात नहीं है। जैसे आप बाकी बीमारियों के लिए इलाज कराते हैं, देखिए इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है ना सना जी? हाँ, आप ठीक हो सकती हैं। अगर जो आपको अवसाद, अब देखिए स्वयं देख रही हैं तो मोबाइल में कभी भी एक ठीक है, सहारा लेने के लिए ठीक है, बट मोबाइल कभी डॉक्टर नहीं हो सकता। तो मोबाइल से किसी तरीके का समाधान मत लीजिएगा। मोबाइल से इतना सर्च कर सकते हैं कि आपके आसपास में कौन बेहतर मनोचिकित्सक हैं, है ना, मनोरोग डॉक्टर हैं, उनसे एक बार मिलिए। चाहे तो आप BHU आके दिखा सकती हैं। भी परेशानी है सर, कमर का भी बहुत ज्यादा परेशानी है। जी, वो कई बार क्या होता है कि जब आप तनाव में रहते हैं तो पूरा शरीर में दर्द रहता है कभी कभी, ठीक है ना? हाँ, तो आपसे मैं इतना अनुरोध करूंगा कि अगर जो आपको किसी भी तरीके से तनाव है, तो आप जल्द से जल्द आप अपने आसपास के किसी बेहतर मनोचिकित्सक से जरूर मिलिए। ठीक है जी? ठीक है सना खातून जी, नमस्कार। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीता कोई ट्रॉमा, बहुत समय पहले कोई आघात लगा हो या कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो, उसका असर जाके अब तक है। जो बुरी यादें हैं उनसे किस तरह बाहर आना संभव है? देखिए, इसको हम लोग कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। PTSD एक ऐसा जिसमें कोई चीज ट्रॉमा हो चुकी है आपके भूतकाल में, पास्ट में, और वो बार बार वो इमेज आपके दिमाग में आ रही है, आप भूल नहीं पा रहे हैं। घर में किसी की अकस्मात मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अचानक डिवोर्स हो गया किसी का, या किसी भी तरीके का आघात लग गया, तो वो आघात अगर जो आपका उसकी पिक्चर, उसकी इमेज, वो तस्वीर दिमाग से जा नहीं रही है और इसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है, और तमाम जो आपके अंदर वो एक चिंता बना रह रहा है लगातार, आप किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आप अटेंशन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं PTSD की समस्या हो सकती है। इसका भी इलाज पूर्ण रूप से संभव है। ऐसे में काउंसलिंग जरूर कराना चाहिए। और अगर जो देखते हैं कि दवा की भी जरूरत पड़ती है तो कई बार दवा भी चलती है, नहीं तो काउंसलिंग और दवा के साथ भी, और कभी कभी बिना दवा के भी काउंसलिंग से पूरी तरीके से बिहेवियर थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। इसके अलग अलग थेरेपीज हैं, EMDR थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इन सब थेरेपी का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को सही एक जीवन जीने के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जरूरत सिर्फ इतनी है कि तनाव को, डिप्रेशन को सही समय पर पहचाना जाए और पहचान कर उस हिसाब से काउंसलिंग सही समय पर ली जाए। ये ना हो कि आगे बढ़ते 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 हमारी जो मनोदशा है वो पूरी तरह बिगड़ जाए। तो सर चलते चलते आप श्रोताओं को क्या सलाह देंगे? देखिए, चलते चलते मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि
एक बेहतर जीवन शैली अपनाएं। जितने भी आजकल समस्या है ना, वो फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से आ रही है। आप जो नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। अगर जो आप देखेंगे तो सही टाइम पे सूरज निकलता है, ढलता है, सही टाइम पे बारिश होती है। हालांकि हमने नेचर को भी ठीक से नहीं छोड़ा है, क्योंकि इन्वायरमेंट का, पॉल्यूशन का असर तो पड़ा है, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। तो अपने मन का इकोसिस्टम मेंटेन रखिए। उसको मेंटेन रखने के लिए पौष्टिक खाना वो लीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियां लीजिए। धूप सुबह की बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उठते ही 10-12 बजे हैं तो रात देर तक मत जगिए। फोन का इस्तेमाल कम करिए। नींद पूरा लीजिए। देखिए आजकल नींद का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके, चाहे मेमोरी हो, चाहे आपका वो डिसीजन मेकिंग हो, या किसी तरीके का डिफिकल्ट काम करना, उसमें नींद जितना बेहतर रहेगा आपका मानसिक स्वास्थ्य उतना ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा एक्सरसाइज रेगुलर करना है। जितनी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है उस हिसाब से करिए। गलती ढूंढो सुडोकू, मतलब ब्रेन का भी एक्सरसाइज करते रहिए, आप वो करिए। आप अपना काम स्वयं करिए, कल पे काम को मत टालिए, क्योंकि ये अलग तरीके से तनाव देते हैं। नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं। सृष्टि में जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी है, लेकिन आप तय करिए कि आपको अपने तरीके से कैसे सही तरीके से रहना है। लोगों से बातचीत करते रहिए। किचन विचन में माँ बाप का हाथ बटाते रहिए, पत्नी है उसका भी हाथ बटाइए। खूब आनंद लीजिए जीवन का, और हॉबी एक जरूर फॉलो करिए। इतना कुछ करिए और अच्छे विचार सुनते रहिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए। मोबाइल पे कोई बीमारी मत ढूंढिए, ठीक है। लोगों का सेवा करते रहिए। और एक चीज, एक वर्ड है नाइकन, जापानीज टेक्निक है, बता दूं। 3 बातें होती है इसमें। नाइकन का मतलब होता है गो इनसाइड, अपने अंदर जाइए, झांकिए, देखिए कि आज आपने किसी के लिए क्या दिया, आज आपने क्या नया सीखा, और आपकी वजह से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा। ये 3 चीज आप देख लीजिए, जीवन हंसता मुस्कुराता रहेगा। जब तक जीवन है, पता नहीं, ये बड़ा अनसर्टेन है लाइफ। समस्या कभी भी आ सकती है। याद रखिए भगवान ने आपको बुद्धि दिया है और विवेक, दोनों का इस्तेमाल करिए। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और लोगों के जीवन में एक दीपक बन करके खुद के जीवन में भी रोशनी करिए और लोगों के जीवन में भी रोशनी करिए। प्यार बांटते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। तो श्रोताओं, छोटी छोटी बातों में ढूंढिए खुशियाँ और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन हमेशा प्रसन्न रहिए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और श्रोताओं के साथ साथ हमारे प्रश्नों के भी उत्तर आपने दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और श्रोताओं से सीधा जुड़ने का मुझे ये मौका दिया। ये मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण है। मैं जीवन भर इसको याद करके मुझे खुशी होगी, और आगे भी इस मन के स्वास्थ्य पे चर्चा करते रहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मण। मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद, और ये आकाशवाणी जरूर आप सुनते रहिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम आज यहीं समेटेंगे। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ फिर होगी मुलाकात। आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।